हेलो बच्चों, मैं सतीश कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दीक्षा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर लेके आए थे, यानी कि एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर का पहला लेक्चर देखे थे, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस तक बात किए थे। ठीक है। तो अब जो है चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1 का कौन सा टॉपिक, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है। तो आज हम लोग जो है कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का कहा जाए तो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी कूलम्ब्स लॉ को आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग इसके आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह इस पर डिपेंड करता है। ओके बच्चों, तो चलो बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। किसके ऊपर? कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो चार्ज के बारे में मैं फिर से थोड़ा रिकैप कर दे रहा हूँ कि जब चार्ज की बात की थी हमने, तो हमने क्या बात किया था कि चार्ज जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का बेसिक प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का बेसिक प्रॉपर्टी होता है। और इस प्रॉपर्टी के कारण क्या होते हैं उनमें, तो इस प्रॉपर्टी के कारण चार्जेज में अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, यानी कि उनके बीच फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स लगता है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम लोग बात किए कि मान लीजिए कि हमारे पास दो चार्ज है, Q1 और Q2 है। क्या है? Q1 और Q2 है। ठीक है। तो ये जो Q1 Q2 चार्ज है, तो ये या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव निगेटिव होने से क्या होता है कि इनके बीच एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स। और इस फोर्स को ही हम कहते हैं कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ध्यान दीजिएगा, कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स बिटवीन द चार्जेज, यानी चार्जेज के बीच लगने वाला जो फोर्स है उसी को हम लोग कहते हैं कूलम्ब फोर्स। भाई, कूलम क्या है? तो कूलम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्सेस को क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट से उनके बीच लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिया। इसीलिए उनके नाम से जोड़ के हम लोग बोलते हैं कूलम्स लॉ। या इस फोर्स को हम लोग कहते हैं कूलम फोर्स कहते हैं। ओके। तो देखिए, तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है बच्चों, वो क्या है? कूलम्स लॉ, कूलाम का नियम। अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोलेंगे इसको? कूलाम का नियम बोलेंगे। तो इस लॉ में क्या है? तो इस लॉ में है कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं। और कैसे चार्ज? याद रखिएगा, पॉइंट चार्ज। कैसा चार्ज होगा? पॉइंट चार्ज, छोटा छोटा चार्ज होगा, स्मॉल चार्जेस, एकदम छोटे छोटे चार्ज, जिसका चार्ज मतलब चार्ज तो मेन प्रॉपर्टी हुआ, यानी उस बॉडी का सेपेंट साइज बहुत कम होगा, बिंदुवत होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं बिंदु चार्ज या फिर पॉइंट चार्ज। तो हमारे पास दो चार्जेस मान लो कौन कौन से हैं, Q1 और Q2 इस प्रकार से रखे हुए हैं। ठीक है। अब देखिए, और माना कि इन चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? R है। ठीक है। हमारे पास दो छोटे छोटे चार्ज Q1 Q2 हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है कितना है? R है। तो कूलम क्या बोला कि इनके बीच जो है या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। यही तो चीज हो सकता है इनके बीच, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन। ठीक है। तो जो भी है फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। चल कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूं कि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है। दोनों चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। तो प्लस प्लस में क्या होता है बाबू? माइनस माइनस में क्या होता है? प्लस माइनस में क्या होता है? तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, यानी कि जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है उसमें ही मैंने बताया हूं आपको कि क्या होता है कि लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे के दुश्मन है।
मतलब दोनों पॉजिटिव तो क्या होगा, उनमें दुश्मनी होगा, और एक प्लस एक माइनस तो क्या होगा, उनमें प्यार होगा। ठीक है, अट्रैक्शन होगा। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि ये हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि प्लस प्लस या माइनस माइनस हो तो इनमें भाई होता है रिपल्सन। क्या होता है, रिपल्सन। हिंदी में बोले तो बोलेंगे प्रतिकर्षण, यानी कि एक प्रकार का क्या है, ये दुश्मनी है इनके बीच। ठीक है, और एक प्लस हो जाए एक माइनस हो जाए, उल्टा भी कर सकते हैं ऑर्डर, यानी कि अपोजिट चार्जेस अनलाइक चार्जेस हो तो इनके बीच क्या होता है, तो ये बताने वाली तो बात ही नहीं है। ठीक है, जैसा सबके जीवन में होता है वही होता है यहाँ भी। तो इनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन। इट मींस दोनों में क्या होगा, प्यार होगा। तो देखिए, तो मैंने क्या बोला कि इस थ्योरी को समझने के लिए, इस लॉ को समझने के लिए अभी फिलहाल मान लेते हैं कि दोनों कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। भाई पॉजिटिव चार्ज है तो ध्यान से देख, ये जो Q1 वाला जो चार्ज है उस वो Q2 को क्या करना चाहेगा, तो Q2 को क्या करना चाहेगा, तो Q2 को दूर भगाना चाहेगा। इसको, ये दोनों में क्या है भाई, तो ये दोनों में तो दुश्मनी है। क्या है, दुश्मनी है, यानी कि फेंको इसको बाहर, ये देखना नहीं चाहता है इसको। तो इसका मतलब इस पे फोर्स किधर लगेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे फोर्स एट टू ड्यू टू वन। क्या लिखाएगा, फोर्स एट टू ड्यू टू वन। इसका, इसको जो पढ़ते हैं हम लोग क्या है, एफ। एफ का मतलब हुआ फोर्स। किस पे फोर्स, दूसरे वाले चार्ज पे। किसके कारण से फोर्स, तो पहले वाले चार्ज के कारण से फोर्स। तो क्या लिखा गया, फोर्स एट टू ड्यू टू वन। अब देखिए, अब ये बेचारा भी चुप नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस क्या करेगा कि ये Q2 जो है वो Q1 पे किधर फोर्स लगाएगा, तो दूर भगाना चाह रहा है, तो ये Q2 Q1 पर इस तरफ फोर्स लगाएगा, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो फोर्स एट वन ड्यू टू टू, यानी पहले वाले चार्ज पे फोर्स किसके कारण से, दूसरे के कारण से। ठीक, अब देखिए, अब आते हैं इनके ऊपर, इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने बोला कि ये दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा। मतलब फोर्स एट वन ड्यू टू टू और फोर्स एट टू ड्यू टू वन, इन दोनों फोर्स का क्या होगा भाई, तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा। माना कि क्या है, एफ, फोर्स का अमाउंट कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, एफ। साथ ही साथ एक और बात समझिए कि ये जो फोर्स है वो ऐसे ही लगते हैं, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग पे लगते हैं। कैसे लगते हैं, लाइन ज्वाइनिंग पे। ऐसा भी आप सोच सकते थे कि सर ए वाला Q2 जो है Q1 को उधर भगा दे, एक Q1 इसको इधर भगा दे। ये बहुत सारे डायरेक्शन सोच सकते हैं, दुश्मनी है, मारपीट हो रहा है तो कहीं भी जा सकता है। नहीं, इसका भी एक हिसाब है कि ये जो कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्जेस, यानी कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्ज के अलोंग ए फोर्स एक्ट होता है। समझे बातों को, एक सीधा लाइन पे लगेगा। ओके, तो इस तरह के फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, सेंट्रल फोर्स। ओके, अब कूलम्ब जो है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब, मैं स्टेटमेंट भी लिख दे रहा हूं। तो ये क्या बोला कूलम्ब्स लॉ, बोले कि द electrostatic force, the electrostatic force between 2 point charges, between 2 point charges is directly proportional to, directly proportional to the product of the charges, ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड directly proportional to the, एक मिनट, directly proportional to the product
of the magnitude of the charges and inversely proportional inversely proportional to the square of the distance between the charges। ये क्या है? तो ये कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट है। ध्यान से एक बार पढ़िए, क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges। ठीक है, ये दे रहा है इसका स्टेटमेंट। अब ध्यान से देखते हैं आगे। तो डायग्राम मेरा पीछे था, कोई बात नहीं। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लिखूं तो बन क्या रहा है यहाँ पे कि हमारा जो एफ है, क्या है? एफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के बीच में, इसके बारे में बोला गया कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। यानी दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेना है और उनको क्या कर देना है भाई? गुना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और इसके इस मल्टीप्लीकेशन यानी इस प्रोडक्ट के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा क्या होगा? फोर्स होगा। ओके, फिर अगला लाइन में क्या कहा गया? ध्यान से देखिए, ये तो बात समझ में आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, इसका क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। आगे क्या बोला? तो आगे बोल रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझे बात को? तो देखिए, तो अगली लाइन में क्या लिखाएगा कि ये जो एफ है ये प्रोपोर्शनल है किसका भाई? तो 1/r²। ये r क्या है? तो r हमारा डिस्टेंस है किसके बीच का? तो चार्जेस के बीच का। अब इन दोनों रिलेशन को अगर कंबाइन कर दिया जाए, कंबाइनिंग द एबव रिलेशन, इन दोनों रिलेशन को मैं कंबाइन करूंगा तो क्या बनेगा? तो ए प्रोपोर्शनल मॉड q1 q2 बाई r²। अब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा? तो कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो एफ बराबर के मॉड q1 q2 बाई r²। अब ये हमारा है कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हुआ कूलम फोर्स का। तो यहाँ पे के क्या है? के क्या है? तो के तो भाई प्रोपोर्शनल हटा है तब आया है, तो के को कहा जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या ये जो के है इसको यहाँ हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? तो 1/4πε0 के बराबर होता है। एक नया चीज देखने को मिल रहा है, एप्सिलॉन नॉट। क्या आया है? एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बारे में मैं पहले बता ही दे रहा हूं आप लोगों को कि देखिए, ऐसे लिख के ऐसे बीच में कर दिए तो इसको कहा जाता है एप्सिलॉन। क्या कहते हैं? एप्सिलॉन। ऐसे सी लिखिए, बीच में ऐसे लगा देंगे और यह नीचे में जीरो लगा दिए। क्या लगा दिए? जीरो लगा दिए। तो अब इस जीरो को जो है नॉट कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन नॉट। इसको पढ़ते क्या है? एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। ठीक है, तो k इक्वल टू 1/4πε0 हुआ, विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। अब अगर इसका यूनिट लिखा जाएगा तो क्या आएगा भाई? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलम स्क्वायर। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू आया है वो आया है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यहाँ जो एक नया टर्म आया था ये एप्सिलॉन नॉट, क्या आया था? एप्सिलॉन नॉट। तो इस एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं भाई? तो परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। यानी कि एक बहुत अच्छा बात समझ में आ रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो चार्जेज कहाँ रखे हुए हैं ये इस पर भी डिपेंड करता है। यानी कि जो हमारा दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स है, कूलम फोर्स है, वो मीडियम पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये तो यहाँ तक हमारा रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। और इस के जगह मैं इस फॉर्मूला को ऐसे लिखूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या है स्क्वायर? तो इस फॉर्मूला से ये बात समझ में आ रहा है कि ये जो Q1 Q2 है ये कहाँ रखे हुए हैं? तो ये वैक्यूम में रखे हुए हैं, फ्री स्पेस में रखे हुए हैं। लेकिन क्या मैं इन Q1 Q2 को उठाकर वाटर में रख दूं, ठीक है, या कहीं हवा में रख दूं, ऑयल में रख दूं, तो वहां पे लगने वाला जो फोर्स होगा यानी चार्जेस के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा वो मीडियम पर डिपेंड करेगा। बात कुछ समझ में आई? तो ये यही चीज बताया कि ये इसको हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी बोलते हैं। ये फ्री स्पेस का है या इसको तुम वैक्यूम समझ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कूलम्स लॉ रहा। तो कुछ इस पे और इंपॉर्टेंट बात को समझते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली जो बात है वो ध्यान से देखिएगा कि अभी जो हमारा फाइनल फोर्स का फॉर्मूला हम लिखे तो वो आया था के मॉड Q1 Q2 और नीचे क्या आया था? आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक बात हमको याद रखना चाहिए कि ये जो हम Q1 Q2 लेंगे, Q1 Q2 लेंगे फॉर्मूला में न्यूमेरिकल बनाते समय तो साइन के साथ लेंगे या प्लस में लेंगे? ठीक है, तो हमेशा चार्ज को फॉर्मूला में जब पुट करेंगे तो प्लस में पुट करेंगे, भले ही वो चार्ज हमारा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक, अब देखिए एक और बात, ये जो दोनों के बीच लगने वाला जो हमारा फोर्स है, ये बीच का डिस्टेंस कितना रख लिया मैंने? आर रख लिया। यहाँ पे क्या है? Q1, यहाँ पे क्या है हमारा? Q2। ये बीच का डिस्टेंस कितना है? आर है। तो याद रखिएगा कि इनके बीच जो लगने वाला जो फोर्स है वो हमेशा ही अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्जेस होता है। यानी जो हमारा फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होगा वो इसी लाइन पर चलेगा और इन पे लगने वाले जो फोर्स हैं, ठीक है, F21 और F12, ये जो फोर्सेस हैं हमेशा इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि इन ये जो फोर्स है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स, वो क्या है? चार्ज के लाइन के ऊपर लगते हैं, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्जेस होते हैं। और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, जो इनका परिमाण होगा वो क्या होगा बाबू? तो बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी को मैंने क्या लिखा था? F। ओके, तो इनका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है? इक्वल है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या है? जस्ट अपोजिट है। ठीक है,
मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, और ये दोनों फोर्सेस जो हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट पे, अलग अलग बॉडी पे भी लग रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का जब कोई फोर्स आता है तो हम कहते हैं कि ये जो दोनों फोर्स है ये एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। ये क्या है भाई? तो हम एक बात कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ से कि कूलम्स लॉ obeys Newton's third law of motion। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में तो हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर की ही बात करते हैं। तो कूलम्स लॉ जो है वो न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूला हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, अभी जस्ट मैं एक दो न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, तो वो क्या लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला में? F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू आप जान ही गए, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसका वैल्यू क्या होगा? तो 9 इंटू 10⁻9 होता है। ठीक है भाई, तो ये बातों को अच्छे से कॉन्सेप्चुअली दिमाग में बैठा लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। अब आगे देखिए, थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। अभी हमने बात किया ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है ये इम्पोर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह में, बोर्ड्स वगैरह में आते हैं। अभी मैं जो निकालने जा रहा हूँ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू क्या है 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो इस एप्सिलॉन नॉट को सॉल्व करेंगे कि इसका कितना वैल्यू होता है। तो एप्सिलॉन नॉट यानी इसको इधर ले या इसको नीचे लाओगे तो कितना आ जाएगा? तो 1/4 पाई 1/4 पाई, अब यहाँ पे लग जाएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। अगर आप इसको अपने से कैलकुलेट करना मोबाइल वगैरह यूज करके, तो ये वैल्यू निकल के आता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, यानी इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो है कितना होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। समझे बातों को? ओके, तो बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से मैं इन सारे चीजों को आपको रिकैप कर लेता हूं, और अभी हम लोग एक दो न्यूमेरिकल कूलम्स लॉ पे देखते हैं। ठीक, तो अभी हमने क्या बोला कि कूलम्स लॉ क्या है? तो कूलम्स लॉ जो है चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में बताते हैं। एक फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास दो चार्ज Q1 और Q2 हैं, उनके बीच का डिस्टेंस R है, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स का जो फॉर्मूला भी हम निकाले हैं, इस स्लाइड पे नहीं है, जस्ट प्रीवियस देखिए। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा? तो F इक्वल टू होता है K मॉड Q1 मॉड Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग क्या लेके चलेंगे? इसको लेके चलेंगे, और दिमाग में एक बात लेके चलेंगे कि भैया इस फॉर्मूला में चार्ज का जो वैल्यू पुट करना है वो हमेशा ही प्लस में रखना है, मैग्नीट्यूड लिया जाता है, भले ही गिवन चार्जेज हमारा माइनस में ही क्यों ना हो। ठीक है, अब फिर क्या आया था? तो के यानी के जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है? तो उसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू कितना होता है? तो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे जो टर्म आया एप्सिलॉन नॉट, क्या टर्म आया था? एप्सिलॉन नॉट। तो इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते क्या है? तो ये है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, और इसको सॉल्व कीजिएगा, इससे तो कितना वैल्यू निकल के आता है सामने? तो 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और जो यूनिट यहाँ है इसका जस्ट उल्टा यूनिट यहाँ है, पर न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ओके, तो आइए पहले छोटे छोटे सवालों को देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो कूलम्स लॉ पे एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल लेते हैं कूलम्स लॉ पे। तो मान लीजिए एकदम छोटा सा सवाल दे रहा हूं कि हमारे पास दो चार्ज है। क्या है? दो चार्ज है। कितना कितना ले लेते हैं? चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे 2 माइक्रो कूलम पॉजिटिव में है, प्लस में, और यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ 4 माइक्रो कूलम माइनस में, निगेटिव में ले लेते हैं। ठीक है, और बीच का डिस्टेंस सीधा सीधा हिसाब रखते हैं पहला एग्जाम्पल में कि 1 मीटर है। कितना मीटर है? 1 मीटर है। तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या? ओके, तो देखिए अभी जैसे ही हमने जो फॉर्मूला देखा है कि F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि Q1 Q2 को कैसे रखना है? साइन के साथ ये प्लस में, प्लस में कैसे रखना है? प्लस में रखना है। तो देखिए इस K का वैल्यू क्या होता है बाबू? तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ओके, फिर Q1 मेरा कितना है? तो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। Q2 कितना है? तो 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। R, R कितना है मेरा? तो 1। तो क्या पुट कर लेंगे? 1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको? दिमाग में डाउट हो सकता है कि सर यहाँ तो -4 है, तो ये आप प्लस कैसे लिए? अरे भाई हमको यहाँ पे जो Q1 Q2 है इसको हमेशा ही कैसे पुट करना है? पॉजिटिव में पुट करना है। तो देखो मल्टीप्लाई करो फटाफट, 4 दूना के 8, 8 नवा 72, यानी कि 8 9 जा 72 हो गया। 10 टू दी पावर -6, 10 टू दी पावर -6 तो क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर -12। अब 12 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा? 3 आएगा। 1 का स्क्वायर 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा हमारा 7.2 इंटू 10 टू दी पावर -2 न्यूटन। ऐसे आंसर होगा। या अगर आप लिखें इसको डायरेक्ट तो 0.072 न्यूटन। ये रहा हमारा पहला एग्जांपल, छोटा सा, जस्ट फॉर्मूला समझने के लिए। अगर इस पे एक बढ़िया सा सवाल करें, थोड़ा बढ़िया नहीं मतलब थोड़ा दिमाग लगाने लायक, तो एक बात हम लोग इस पे सोच सकते हैं। एक ऐसा बात करते हैं, स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आखिर सबसे कम, सबसे छोटा कितने न्यूटन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है? समझिएगा बातों को, मैंने क्या बोला। इस सवाल या इस एग्जाम्पल का जो मतलब है, एग्जाम्पल भी रख लीजिए, इसे स्टार लगा के भी रख सकते हैं। स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एग्जिस्ट करता, ठीक है, और कुछ डिस्टेंस नहीं ले रहा हूं, डिस्टेंस कितना भी ले लीजिए, ठीक है। ये एक मैं इसमें जोड़ ही दे रहा हूं ताकि डाउट ना हो किसी को। स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट डिस्टेंस आर। डिस्टेंस फिक्स कर दिए कि भाई हम जो भी चार्ज ले रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? आर है। तो सबसे छोटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो सकता है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे चार्ज क्या ले लिया मैं? Q1, यहाँ पे Q2, और डिस्टेंस तो हमको दे दिया है कि चार्जेज का बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? R है। तो हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इस फोर्स को क्या करना है? छोटा करना है, स्मॉल करना है। हम R का तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो छोटा जो होगा ये Q1 और Q2 होगा। तो मिनिमम कितना वैल्यू होगा? मिनिमम चार्ज की बात कर रहे हैं तो Q1 सबसे छोटा कितना हो सकता है? तो हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ही पढ़े थे
कि सबसे छोटा चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, वो प्रोटॉन के ऊपर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, बेसिक चार्ज कहते हैं। तो सबसे छोटा चार्ज जो अभी तक पॉसिबल है वो क्या है, छोटा वाला ई यानी कि बेसिक चार्ज, विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो Q1 और Q2 कितने होंगे, इतना, सबसे छोटा यही चार्ज है। तो F बराबर क्या आ गया, तो F इक्वल टू हो जाएगा K E E बाई आर स्क्वायर। तो F बराबर हुआ के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इससे छोटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सर्टेन डिस्टेंस पे और कोई नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। अगली क्लास में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स पे जो कूलम्स लॉ पे बेस्ड होंगे, यानी कि अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें आप देखेंगे कूलम्स लॉ पे डिपेंड, कूलम्स लॉ पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे, जो अलग अलग एग्जाम में, हमारे बोर्ड एग्जाम्स में या जेई मेन नीट में पूछा हुआ है, उसको हम लोग लाएंगे। ठीक है, थैंक यू।